89.6 FM रेडियो नगर. You are listening Governance Talk Show with RJ दिव्या. नमस्कार, गवर्नेंस टॉक शो में आपका स्वागत है. श्रोताओं, विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है. आंकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान लगभग 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है. इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी हुई है. जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी चुनौतियां आज की डेट में हम झेल रहे हैं. जलवायु परिवर्तन पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर टिकेंद्र सिंह पंवर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड फॉर्मर डिप्टी मेयर शिमला हैं. सर, आप हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू जी. सर, जब हम बात क्लाइमेट चेंज की करते हैं तो इस समय पर एक्शन लेना क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमें इस समय पर देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल के समय में मानव सभ्यता के आगे क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी चुनौती है. सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने एक पहल की है और एक कम्युनिटी रेडियो शुरू किया है, और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है, जिससे आप कम्युनिटी मतलब समुदाय के लिए आप बात रख सकें. और जो विषय है वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में द मदर ऑफ ऑल साइंसेस विल बी क्लाइमेट साइंस. और पहले थोड़ा समझना जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन है क्या, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं. दरअसल क्लाइमेट चेंज बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फेज में है जिसमें इसमें वापस नहीं आ पाएगा. एक बार अगर हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुई, हम मानते हैं 200 साल पहले, 200 साल पहले जो हमारे इमिशंस थी, पर्टिकुलरली कार्बन एमिशंस, उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पे गए. फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, तेल, सरल भाषा पेट्रोल, डीजल, इसके जलने से आज जो वैज्ञानिक पूरे दुनिया में, जिसको हम कहते हैं IPCC रिपोर्ट, ये इसको कहते हैं इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक तरह की बाइबल है क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए. बाइबल कह लो, गीता कह लो, जो भी समझना है. तो ये कह रही है कि अगर हमने एक बार टिपिंग पॉइंट होता है, जैसे पहाड़ी के आप ऊपर चढ़ गए ना, तो आपने ढांक में गिरना ही है, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे. तो ये स्टेज वो बोल रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए. ऑलरेडी 1.1, 1.2 हो चुका है, ज्यादा समय नहीं है. अब समझने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है. ये हो इसलिए रहा है, बहुत लोग कहते हैं नहीं मानवता की कमी है, सब लोगों की है. सब लोगों का नहीं है सवाल. इसको बहुत पर्टिकुलरली देखने की जरूरत है. इसको हम पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स में, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ. ग्लोबल नॉर्थ कौन है? ग्लोबल नॉर्थ है विकसित मुल्क, जिसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, यूरोप के आ जाते हैं, अमेरिका के आ जाते हैं, मुल्क जिन्होंने मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआती दौर में, और उसके बाद उन्होंने कार्बन विसर्जन इतना किया. कार्बन विसर्जन का असर क्या होता है? असर ये होता है कि आपकी जो हीट हो रही है, क्योंकि जब आपका रेडिएशंस आ रही हैं सन की, तो वो वापस चले जाते हैं एटमॉस्फेयर. बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती हैं, और कार्बन एमिशंस की वजह से वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है. और ये जो साल है 2023 का, जुलाई 5 को, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे जुलाई 4 आज तक के इतिहास में सबसे गर्म दिन था. चीन में एक जगह पर टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर गया था. आप कुल्लू में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं, कुल्लू में हमारा जो गीजर हम काटते हैं ना, जिस पर जो उसका थर्मोस्टेट होता है, वो 50-55 डिग्री पे रखते हैं. तो आप लगाएं 50-55 डिग्री पे कितना गर्म पानी आता है, उतना टेम्परेचर पहुंच गया है. तो इसलिए जुलाई 4 सबसे गर्म दिन हुआ, जुलाई 5 जुलाई 4 से भी गर्म दिन हुआ, जुलाई 6 जुलाई 5 से भी गर्म दिन हुआ, 7 कम हुआ और 8 सबसे गर्म दिन हुआ.
तो समझने की जरूरत ये है कि ये बहुत ही डेंजरस पीरियड हो रहा है। और आज आप देख रहे हैं इस महीने में एक तरफ पूरी बाढ़ है। क्या बोल रहा है आईपीसीसी रिपोर्ट? वो बोल रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक है ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि आपका ज्यादा अगर बर्फ पिघलेगी और वो बर्फ पिघल कर अगर ज्यादा समुद्र में जाएगी तो सी लेवल राइज हो जाएगा। तो सी लेवल राइज हो जाएगा, बहुत सारे हमारे कोस्टल जो शहर हैं वो तबाह हो जाएंगे। पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन बांग्लादेश और हिंदुस्तान में हमेशा एक लड़ाई रही है। और लड़ाई ये रही है एक टापू को लेकर। वो बांग्लादेश बोलता था हमारा टापू है और हम बोलते हैं ये हमारा टापू है। अभी वो टापू डूब गया है तो और उससे क्या होगा कि ये जो सब हो रहा है, जो आपने हिमाचल में देखा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि एक तरफ आपका जैसे पहले मान लीजिए 100 साल में एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गया, अभी वो 100 साल में 100 होंगे। तो आप ये समझ रहे कुल्लू की बाढ़ इस बार आई है, ये हर साल आएगी। और ये जो सूखा है ये हर साल आएगा। तो एक तरफ बाढ़ होगी, एक तरफ सूखा होगा, बर्फ हमें दिख नहीं रही है। तो ये डेंजरस है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इस पे क्या बहुत कुछ किया जा रहा है? इस पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन एमिशंस कौन कर रहा है? जैसे मैंने कहा विकसित मुल्कों का ज्यादा है। और जो पिछले 30 साल में जो डेटा है हमारे पास आईपीसीसी का ही, जो जैसे मैंने कहा क्लाइमेट साइंटिस्ट का, वो ये कह रहा है कि पिछले 30 साल में जो 40% कार्बन एमिशंस हुई है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है लगभग जो आपकी 30 बड़ी कंपनियां हैं, वो 30 बड़ी कंपनियों की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ये लगभग 50% के आसपास है, 40-50%। तो मतलब अगर आप 30 बड़ी कंपनियों को पकड़ लें तो आप रोक सकते थे, लेकिन उनको अभी भी सब्सिडी मिल रही है। अभी भी आपका जो COP28 है वो ऐसी जगह पर हुआ है जो सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इसमें हम बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस है सब। तो ये सिर्फ इतना सरल नहीं है कि हम सब जिम्मेवार हैं, हम सब नहीं है जिम्मेवार, किसी की ज्यादा जिम्मेवारी है। और इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। लेकिन बड़ी बात है, मतलब क्योटो का है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेवारी है लेकिन किसी की ज्यादा है। इसलिए उसमें मांग आ रही है कि लॉस एंड डैमेज, कि तुम मतलब ग्लोबल नॉर्थ, जो बड़े विकसित मुल्क हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनका डैमेज कम होता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा सत्यानाश हो जाता है, हमारी तबाही बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने कहा कॉम्पनसेशन दो। कॉम्पनसेशन क्या दो? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, ऐसी टेक्नोलॉजी करो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। लेकिन वो हम देख रहे हैं उसमें कहीं भी, मान लीजिए आपको 100 कदम चलना है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 5 कदम की भी ज्यादा आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये तबाही है और ये तबाही का आलम सामने है। और हमारे जैसे मुल्क में या हमारे जैसे राज्य में जरूरत यह है कि हम अडेप्ट करें। इसमें 2 बातें कही जाती है, एक है मिटिगेशन, एक अडेप्टेशन। मिटिगेशन ये है कि आप ऐसा काम करो जिससे आप मतलब कार्बन विसर्जन कम करो। अब आप क्या कार्बन विसर्जन यहाँ कम करोगे? इससे कुछ तो देखना पड़ेगा। आपके लाहौल में शायद 28,000 गाड़ियां गई है, तो आप सोचिए कितना कार्बन। हमारे शिमला में यहाँ पर 1 लाख से ऊपर गाड़ियां पिछले 7 दिनों में आ गई। तो ये तो टिकाऊ विकास नहीं है, ये तो हम और नाश कर रहे हैं। लेकिन उसका अडेप्टेशन ये है कि आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, टिकाऊ हो। जब बाढ़ आए तो कम से कम नदी में तो घर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बाढ़ ने आना ही आना है। अभी आप मान कर चलो, ठीक है, ये बच नहीं सकते आप। और इस तरह से जो लैंडस्लाइड के एरिया है, लैंडस्लाइड में घर नहीं बनने चाहिए। कितना स्टोरी होना चाहिए, उसकी जियोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए। तो ये बुनियादी सवाल है, जिन सवालों पे काम किया जाना चाहिए। तो जैसा आपका सवाल था कि क्लाइमेट साइंस, और क्लाइमेट साइंस जो है ये दरअसल आम नागरिक तक जानी चाहिए। ये सिर्फ नहीं रहनी चाहिए कुछ क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए या कुछ बड़े क्लब्स में बैठकर ये डिस्कशन। ये जब तक आम नागरिक, क्योंकि आम नागरिक ही सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर इसमें हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है तो हीट आइलैंड इफेक्ट में सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो दिहाड़ीदार मजदूर को होगा। उसकी बस की बात ही नहीं रहेगी काम करना, बाकी तो एयर कंडीशन में रह जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये दरअसल बहुत एक सिवियर, जो हम अभी शायद आंक नहीं रहे हैं प्रॉपरली, ये बहुत ही सिवियर चुनौती है। और विदाउट इसमें हमारे जैसे मुल्क में, इसमें कहा अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि हमारे को एडजस्ट करने की जरूरत है, और एडजस्ट ऐसा कि जिससे हमारा नुकसान बिल्कुल मिनिमम हो। तो जैसे मैंने कहा कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आरसीसी होना चाहिए, कैसा मकान का डिजाइन होना चाहिए ताकि वो गिरे ना। तो बारिश ने ज्यादा होना है, कम पीरियड में ज्यादा बारिश ने होना है, बाढ़ ने आना ही आना है। तो इसलिए ऐसा डिजाइन हमें करने की जरूरत है पहाड़ी राज्यों में, और जिससे हम अपने आप को बचा सकें।
जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। सर, आपने कहा कि लोग अभी भी गंभीर नहीं हैं क्लाइमेट चेंज के प्रति और लोग इसके समझ नहीं रहे हैं कि अभी इस समय पर क्लाइमेट चेंज के प्रति एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे जानना चाहेंगे कि हर एक इंडिविजुअल को क्लाइमेट चेंज के प्रति अवेयर होने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? कैसे वो उन्हें समझाएं कि क्लाइमेट चेंज सच में एक गंभीर समस्या है और हर एक व्यक्ति को सृष्टि के हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कि एक तो ये जो आपका कम्युनिटी रेडियो, इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि आपने शुरू किया, इस पे ये बहस ज़्यादा आनी चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि साइंस और एनवायरनमेंट को लेकर हमारे स्कूल्स में क्यूरिकुलम में इस पे बात रखी जानी चाहिए। तीसरी बात मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पढ़ाने से नहीं, जैसे मान लीजिए बाढ़ आनी है तो जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है आपके शहरों में जो रह रहा है या गाँव में जो रह रहा है, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उन तक जाना चाहिए। तो उसमें जो पंचायतें हैं, जो हमारे नगर निगम है, उनको अडाप्ट करना चाहिए। आज मुझे नहीं लगता कि शिमला जैसा जो सबसे बड़ा नगर निगम है हमारा हिमाचल प्रदेश का, इसके पास एक भी एनवायरमेंटल इंजीनियर है ना। तो अगर तो वो एनवायरमेंट इंजीनियर का होना, साइंटिस्ट का होना, ये मुझे लगता है हर छोटे बड़े म्यूनिसिपैलिटी में जरूरत है, ताकि उसकी सेंसिटाइजेशन शुरू हो जाए। और चौथा मैं समझता हूँ कि कंपटीशन के रूप में, ताकि इसमें लगातार हैमरिंग डाउन, जिसको हम बोलते हैं लगातार कील को ठोकना है, ऐसे किया जाना चाहिए। ताकि जैसे उदाहरण के लिए हमने नहीं कभी देखा कि पुलिस तो खैर करती ही नहीं है कि आज तक किसी की पोल्यूशन चेक किया हो हिमाचल में, तो क्यों नहीं कम्युनिटी को इसको हम पार्टिसिपेट करें कि देखो भाई ये बेसिक पैरामीटर है, इससे ज़्यादा अगर तुम्हें लग रहा है तो फोटो खींचो, आप उसको भेजो। या और छोटी छोटी जो बातें हैं पानी को लेकर है कि पानी के स्रोत में अगर लग रहा है गंदगी है तो आप उसमें पार्ट एंड पार्सल बनो, ताकि आप इन्फोर्समेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सको। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कन्वेंशनल हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका मतलब नहीं कि उनकी जगह लेनी है, लेकिन वो नाकाफी है, कुछ तो भ्रष्ट है, मतलब करप्शन का अड्डा है बहुत सारी, तो वो बॉडीज, तो वो बिना लोगों को एम्पावर किए हुए, मतलब आप कह रहे क्या किया जाना चाहिए, मेरा नहीं लगता कि आपको ज्यादा ज्ञान है और लोगों को कम है तो आप सिखाओगे ना। लोगों को एम्पावर करना है, एम्पावर मतलब उनको ताकत देनी है, और उस ताकत देने के प्रोसेस में ही वो सीखेंगे। क्योंकि नॉलेज कभी प्रोड्यूस नहीं होती है, ये बड़ी गलत बात है। नॉलेज हमेशा शेयर की जाती है, और जो नॉलेज एक ग्रामीण के पास होगी, जो गांव में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे कूल बननी है, कैसे काम होना है, आप ऊपर से थोप कर अगर आज टूरिज्म के नाम से कुछ करोगे तो वो हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जो पहाड़ी विकास का जो रास्ता है उसके विपरीत है। तो इसलिए वो सबको जेल करना, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को लेकर इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। वो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लें, वो चाहे ये लोग लें जो हमारे नगर निकाय हैं, जो गाँव के निकाय हैं, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो क्षमता बढ़ाने के लिए ज्ञान का शेयर करना, और मैं ये समझता हूँ जो जैसे शिमला में हम लोगों ने किया था कि एटलस बनाना। एक तो एटलस होता है जो हम स्कूल में पढ़ते थे, एक होता है क्लाइमेट एटलस। तो हर जगह का क्लाइमेट एटलस होना जरूरी है। अब क्लाइमेट एटलस क्या बीमारी है? क्लाइमेट एटलस ये है जो कि पूरा मैपिंग करता है। मान लीजिए आपका कुल्लू शहर है, कुल्लू शहर में पिछले 20 साल में कितनी बारिश हुई है, पिछले 20 साल के अंदर कितनी जगह पर बाढ़ आई है, पिछले 20 साल के अंदर कितने वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, जिसको हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं, पिछले 20 साल या 50 साल के अंदर आपके पैटर्न देखो कितनी इंक्रोचमेंट वाटर बॉडीज है। तो अगर वाटर बॉडीज है तो वहां बोलना पड़ेगा, यहाँ नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शिमला में अगर इतना किसी ने कर लिया होता कि भाई देखो नाले में मंदिर नहीं बनना चाहिए, या मंदिर है तो वहां कम से कम धर्म सराय ना बनाओ यार, ठीक है ना। या जैसे एडवांस स्टडीज है, इनका डंगा अगर फूल रहा है तो इतनी सेंस होनी चाहिए थी कि आप अलर्ट करो पहले, 1 महीने पहले से अगर फूल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मतलब 20 से ज्यादा वहां मौतें हो गई। तो वो तो उसने आना ही था, गिरना ही था, लेकिन कम से कम मौत नहीं होती, लोगों की जानें बच जाती है। बात लगाएं 500 से ज्यादा लोग यहाँ मर गए हैं, और साथ में करीब 10-12 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है। तो हम उसको रोक सकते हैं। ओवरऑल इससे बचना तो आपको पूरे दुनिया में परिवर्तन चाहिए, लेकिन आपको अपने को कैसे बचाना है उसके लिए आपको खुद तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि बाढ़ ने आना है, क्लाइमेट साइंस ये बोल रही है कि ये आप पर पड़ने ही वाला है, आप बच नहीं सकते इससे। लेकिन अगर आपको पता है कि ज्यादा बारिश आनी है तो कम से कम यार घर आप लैंडस्लाइड वाली जगह पे तो ना बनाओगे।
आप गाड़ियां कितनी खरीदवाओगे? क्योंकि एक गाड़ी इकोसिस्टम में जब आती है, मान लीजिए एंटर होती है, तो एक गाड़ी इकोसिस्टम में आने का मतलब है 50 पेड़ का कटना, या आपको 50 पेड़ नए लगाने पड़ते हैं। तो वो कहाँ है? वो तो कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है आज। तो मतलब ये है कि क्या करने की जरूरत है? मुझे लगता है लोगों को ताकत देने की जरूरत है, और बेसिकली जो पहाड़ के एटिकेट्स है, जो पहाड़ की हमारी विरासत है, जिसको बोलते पहाड़ी लोगों को, मुझे लगता है उनका ज्ञान को बांटने, उनके पास ऑलरेडी ज्ञान था, इसलिए नाले में घर नहीं बनाते थे वो लोग पुराने। अगर आप थोड़ा सा उनको देखेंगे कैसा डिजाइन बनाएंगे, वो आप उनको समझ सकते हैं। हम क्या लगे, हम नालों में लग गए बनाने, और तो और हमने मेडिकल कॉलेज नाले में बना दिया, पार्किंग वहां बना रहे, हाई कोर्ट 12 मंजिल बना दी। तो ये तो जाना ही जाना है एक दिन, आप ये मानकर चलो। ऑब्वियसली सर, और ये कुछ छोटी छोटी बातें जो शायद हर एक व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है कि जैसे नुकसान हो रहा है तो सब लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है या फिर नाले में घर बनाया है, तो वो तो जाहिर सी बात थी कि इससे आगे चलकर कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो होगा ही। अभी हाल ही में COP28 समिट का आयोजन दुबई में किया गया, और जिनमें चर्चा हुई जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर, और हर साल होता है। और कहीं ना कहीं ये जो सम्मेलन है ऐसे वक्त हो रहा था जब दुनिया के कई हिस्सों में मौसम की भीषण मार देखने को मिली और जलवायु से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड टूटे। आपको क्या लगता है इस तरह के जो सम्मेलन हैं वो कितने हेल्पफुल रहते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने में? देखिए, सहयोग ये रहता है कि हर राष्ट्र अपने NDCs बोलते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स, INDCs होते हैं। तो नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स को लेकर आते हैं कि भाई देखो, हमने इतने समय में इतना हमने जीरो करना है, मतलब हमारा जो जीरो एमिशंस पे हमने जाना है। तो हिंदुस्तान का टारगेट ये है कि हम 2070 में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, हम कोल से कम करेंगे एनर्जी, हम लोग ज्यादा सोलर पे जाएंगे, वगैरह वगैरह, सारी काम होते हैं। तो ये तो है, ये तो सब बातें वहां पर हो रही है। लेकिन इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था वो था कि ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, GST को बोलते हैं, GST हमारा टैक्स है। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग बोलते हैं, दरअसल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो कॉप थी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, वो थी पेरिस में 2015 में। मैं भी उसमें डेलीगेट था। तो वो एक्चुअली जिसने ये कहा कि 1 पॉइंट, पहले 2 डिग्री बोलते थे, अभी बोला 1.5 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसकी स्टॉक टेकिंग थी मतलब ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, GST की भी स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि कितना बड़े भाई कुछ किया। तो हमने 2015 से लेकर इतने तक हमने ये करना था कि मान लीजिए हमने इतना एमिशंस कम करने हैं, तो हम देखते हैं वो मान लीजिए 100 कदम जैसे बढ़ना चाहिए था, वो बता रहे हैं हम 30 कदम भी नहीं बढ़े हैं। तो एक्चुअली सीरियस बात है जो अभी यहाँ पर हुई है दुबई में, जो डिस्कशन हुई। दूसरी दुबई में जो डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट बात थी, जो शायद बहुत सारे लोग बहुत जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं नहीं कहता मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस डिस्कशन से, मैंने पूरे 2-3 राइटअप उसमें किए हैं। तो उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल एरा, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कम से कम फॉसिल फ्यूल का मतलब जो हम फॉसिल से निकलता है ना फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, तो वो ये कह रहे हैं पहली बार डिस्कशन शुरू हुई है। लेकिन इसको फेज आउट करने में, क्योंकि दुबई में था और दुबई की पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है, तो इसलिए उसमें जो उनके दुबई में करवाने वाले थे उन्होंने होने नहीं दिया वो, आप समझ रहे हैं। और बहुत सारे इंटरेस्ट है अभी US के, बहुत सारे मुल्कों के। तो अभी हमें नहीं दिख रहा है कि वो कुछ उसमें बात बन रही है। लेकिन ग्लोबल स्टॉक टेकिंग जरूर हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि कुछ राष्ट्रों को लैगर्ड कहा है, जैसे कनाडा जैसे देश हैं, वो अभी भी इनफैक्ट ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, एमिशन घटानी चाहिए थी। जैसे चाइना ने कहा है हम 2050 तक जीरो एमिशन में जाएंगे, हमने कहा 2070 तक जाएंगे, लेकिन शहरों ने, चेन्नई ने, मद्रास कर हम 2050 तक जीरो एमिशन में चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी दुबई जो है वो मतलब उस तरह से कोई रे ऑफ होप नहीं देता है। वो रे ऑफ होप उसमें वहां से नहीं निकल कर आई है। सिर्फ ये है कि लोग गए हैं और उससे ज्यादा कुछ उसमें अभी दिखा नहीं है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, एक GST, ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी वो थी लॉस एंड डैमेज कॉम्पनसेशन,
कि भी लॉस एंड डैमेज का मतलब ये होता है कि देखो हमारा लॉस हो रहा है, हमारा डैमेज हो रहा है, तो कॉम्पनसेशन दो। उन्होंने बोला था $100 बिलियन, उसको हम अपने ये कह सकते हैं कि $1 बिलियन हुआ करीब 8,000 करोड़, तो 100 का हो गया 8 into 100 आप कर सकते हैं 800,000 करोड़, मतलब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 8-9 लाख करोड़ रुपए के आसपास विकसित मुल्कों ने हमारे जैसे विकासशील मुल्कों को और जो बहुत ही लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको मदद करनी थी। मदद किस लिए करनी थी? मदद करनी थी उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, कि ठीक है वो ज्यादा सोलर पे जाएं तो सोलर पैनल वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए थी। इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें $100 बिलियन मुश्किल से $20 बिलियन भी नहीं आए, तो 8-9 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ के आसपास, 2 लाख करोड़, तो ये नाकाफी है। और ये बहुत वो कहते हैं कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा डिमांड करने की जरूरत है और ज्यादा शेयर लेने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे मान लो तय कर दिया और फिर भाग गए तो कोई पकड़ने वाला नहीं, लेकिन कम से कम एक डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जैसे गाजा में पूरा हमला हो रहा है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लाइमेट साइंस की चुनौती है। जितना बॉम्ब शेल्स फेंक दिए इसराइल ने गाजा पे, तो आप समझें कि इतना तो हिरोशिमा नागासाकी पे भी नहीं फेंका है जितना वहां फेंक चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो अभी सामने आएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा आशावान नहीं है, लेकिन ये 3 बातें मुख्य वहां पर दुबई में हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बुनियाद हमारे लिए है, वहां पर भी ये बात चर्चा हुई है कि अडेप्टेबिलिटी इज द की, कि हमारे को तैयार रहना चाहिए। ये जो संकट है बढ़ेगा, ज्यादा तेज तीव्रता से आएगा, और हमारे जैसे मुल्कों के लोगों को ज्यादा तैयारी के साथ काम करना चाहिए, और कम से कम बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। ये जो 4 लेन हम बना रहे हैं, ये जो हम टनल्स बना रहे हैं ये टनल्स कम से कम नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे हिमालय पर्वत सबसे यंग है। इसमें हम बनाएंगे तो हम फंसते ही रहेंगे इसमें, और इतना नुकसान है। आप एसेट क्रिएट करते हो और वो पूरा बह जाए। ऑब्वियसली सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि कुल्लू मनाली में जिस तरह से रोड्स बनाई जा रही है, जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है और सुरंग बनाई जा रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ है हमारे पहाड़ों को। एब्सोल्युटली। और हमारे तो अनुभव है, किन्नौर पूरा खत्म हो रहा है। किन्नौर में गाँव हैं, 12-13 गाँव में बता सकता हूँ आपको, जिसमें नाथपा है, उर्नी है, मीरू है, सांगला वाली बेल्ट में है, जहाँ पर गाँव पूरे खत्म, तबाह हो रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि मॉडल टिकाऊ नहीं है। हमें टिकाऊ मॉडल के लिए जाना चाहिए जो हिमालय के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो और लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो। सिर्फ पैसा लाने के लिए आप 4 लेन लाओगे, इतनी गाड़ियां घुसा दोगे, उनकी सॉलिड वेस्ट, उनका लिक्विड वेस्ट। अभी देखना आपने, लाहौल में भी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, चंद्रभागा पोल्यूट होने वाली है। जो चंद्रभागा का पानी आप पी सकते हो, वो सारा का सारा सीवर बनने वाला है। तो ये थोड़ा ना विकास है यार, ये थोड़ा हमारे को चाहिए। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को आपके माध्यम से जानने को मिल रही है। सर, जब बात आती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए हार्मफुल माना जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हाइड्रो पावर वैसे क्लीन एनर्जी मानी जाती है, लेकिन हम अब क्लाइमेट साइंटिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि अपने आप में बड़े डैम से जो है कार्बन एमिशंस, मतलब उसके एमिशंस ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन वो जो बोलते थे कि रन ऑफ द रिवर डैम टेक्नोलॉजी बना लो, रन ऑफ द रिवर ये होता है कि आप बड़े डैम ना बनाओ, लेकिन आप नदी को सुरंग बना के घुसा दो अंदर, और फिर आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके आप उसमें उसके बिजली पैदा कर दो। लेकिन हम देख रहे हैं वो नाश हो रहा है पूरा उससे। तो वो कार्बन एमिशंस तो उसकी मुझे लगता है मैचिंग करने की जरूरत है, लेकिन वो पूरा का पूरा हमारा जो अडेप्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, हमारी वल्नरेबिलिटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब हमारी जो ताकत है उसको कम कर रहे हैं, हमारे पहाड़ को खोखला कर रहे हैं। हमारी नदियां जिसके साथ इकोसिस्टम जुड़ा हुआ, वो इकोसिस्टम पूरा खत्म हो रहा है। क्यों इकोसिस्टम खत्म हो रहा है? क्योंकि आप अगर सतलुज जैसी नदी है, या आपके जो वो कुल्लू में जो बहती है, जहाँ पर व्यास के साथ भी दूसरी जो व्यास में उसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है ना, जहाँ पर पार्वती, अगर पार्वती नदी नहीं रहेगी, उसमें रहेगी, तो उसके आसपास जो पूरी बायोडाइवर्सिटी गायब हो जाएगी। और एक बार बायोडाइवर्सिटी गायब होगी तो कोई मतलब नहीं है, फिर इंसान पे उसका असर हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये डेंजरस है, और ये डेंजरस है तो कैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, ये बिना लोगों के मत पूछे हुए बड़े प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट भी ये है कि लोगों की कितनी भागीदारी है, लोगों को उसमें क्या मिल रहा है। अब जैसे मैं आपको किन्नौर बता सकता हूँ, किन्नौर में आंदोलन हो गया नो मीन्स नो, वो एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाने दे रहे हैं, क्योंकि तबाही देख चुके हैं। अगर मैं आपको थोड़ा उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझाऊं, तो आप देखेंगे कि किन्नौर में आबादी है 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास ही, और
उसके जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, कि हम इससे नापते हैं, ये है करीब 8-9 हज़ार मेगावाट, 8,000 के आसपास। तो उसका मतलब पैसे में चले जाता है करीब 12-13 हज़ार करोड़ रुपया साल। अब 12-13 हज़ार करोड़ रुपए का अगर आप 10% भी देखते किन्नौर को मिलता है तो हम सोच सकते थे, उसका तो 0.5% भी नहीं मिल रहा, तबाही हो रही है हर साल। मतलब इतना पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? बड़ी कंपनियों के पास, नेशनल कंपनीज के पास। तो ये मॉडल टिकाऊ नहीं है। आप दिल्ली को बिजली पहुंचाने के लिए, विकास के लिए आप पहाड़ को नहीं खोद सकते। आप दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए अब हमारे सिरमौर में आकर रेणुका में डैम नहीं बना सकते। मुझे लगता है ये हाई टाइम है जब यंग लोगों को इस बात करनी चाहिए। और डेवलपमेंट सिर्फ ये कि पैसा आ रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के जो पैरामीटर हैं वो है कितनी इको सेंसिटिव जोन्स में आप काम कर रहे हो, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और आप प्रकृति के कितने नजदीक हो। कोई भी डेवलपमेंट एंटी नेचर जो है, प्रकृति के खिलाफ है, वो डेंजरस है और डिजास्ट्रस है। हमने देख लिया, तीसरा देख लिया हमने असम में। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात की कि जो भी डेवलपमेंट प्रकृति के खिलाफ है, कोई डेवलपमेंट अगर हो रही है जिस वजह से प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो हमारे लिए कभी भी ठीक नहीं है। तो आप पहाड़ों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम कैसे अपने पहाड़ों को सस्टेन रख सकते हैं? और जैसे अभी जिस तरह की त्रासदियाँ हुई, और आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है अगर हम समय पर समझेंगे नहीं इस बात को। देखिए, ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमारे को जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनको अपनी ताकत को समझने की जरूरत है। और इसको एक बहुत बड़ा दार्शनिक रहा है लेफेब्रे करके, जिसने स्लोगन दिया था राइट टू द सिटी, कि अपना अधिकार अपने शहर और गांव में हमें रिक्लेम करने की जरूरत है। और वो कैसे रिक्लेम होगा? कोई भी रोड बन रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, अब कोई बोलता है हम सुंदरनगर में आपका ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, हवाई जहाज की पट्टी। अबे यार, सबसे फर्टाइल लैंड आपके पास वहां पर है। तो वो आपको स्पेस लेनी है कि वो लोगों को समझना है, और अगर उनको लगता है बनना है तो बनना, नहीं लगता नहीं तो नहीं बनना है। तो ये उनको अपनी स्पेस रिक्लेम करने की जरूरत है। और इसलिए वो ये सोचें कि हमने एक बार सरकार चुन ली और वो ये करेगी। मुझे लगता है ये गॉन इज द एरा नाउ, न्यू एरा इज कमिंग। क्योंकि हमने हिमाचल में डेवलपमेंट के 2 मॉडल्स देखे हैं। एक मॉडल बहुत सक्सेसफुल मॉडल जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है डॉक्टर परमार का मॉडल 1970 से 90 तक, जिस मॉडल ने हिमाचल को केरला के बाद सेकंड स्टेट बना के रख दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम बहुत ही गरीब थे, बहुत ही पिछड़े हुए थे, लेकिन डॉक्टर परमार ने लैंड रिफॉर्म्स दिए, हमारे दलित जो और दूसरे लोग थे सबको जमीन बांटी, और उससे एसेट क्रिएट हुए, सोशल सर्विसेज डेवलप हुई, एजुकेशन हेल्थ में, तो उससे नौकरी बनी, मिडिल क्लास क्रिएट हुई। नहीं तो कौन सोचता था शिमला में आकर पड़ा? भैया बुजुर्ग लोग देखना, आप यहाँ से गए जो चाय पीकर, ये कौन थे? गांव में रहते अगर लैंड एसेट ना होता और साथ में वो नौकरी ना मिलती। आज पेंशन है तो मतलब आराम से जिंदगी को। 90 के बाद से नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हिमाचल में आ गया, जिसमें एक आ गया कि अब आपको खुद डेवलप करना है। अपने डेवलपमेंट में आपको अपना पानी बेचना है, अपनी बिजली बेचनी है, आपको रास्ते करने हैं, टूरिज्म बेचना है। उस हम ट्रैप में फंसते गए, और आज उसका ट्रैप का ये हुआ कि 80,000 करोड़ के आसपास डेट हो चुका है, और ये डेड एंड पर है। इसको अंग्रेजी में डेड एंड कहते हैं, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो 2 मॉडल हमने देखे हैं, एक क्वाइट सक्सेसफुल, नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्वाइट सक्सेसफुल, दूसरा कंप्लीट फेलियर। तो अब एक तीसरा मॉडल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और जो हम लोग बात करें, तीसरा मॉडल होगा रिक्लेमिंग योर स्पेसेस। अब आप सोचें कि आपने चुन दी सरकार और वो सरकार ने वायदे कर दिए, अब आपको खुद तय करना है, और वो रिक्लेम करने के लिए वो प्रोसेसेस बिल्ड करने हैं। तो इसलिए वो एसेट हमारे को वापस चाहिए, और उस प्रोसेस में हमें घुसना पड़ेगा, तब हम थोड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे पानी का सवाल है, अब बहुत बड़ा क्राइसिस जो मुझे लगता है अभी आने वाला है वो है कि जितने होटल बन रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, इतना तो पानी नहीं है हमारे पास जो इनको हम कहाँ से ला रहे हैं, सब बोर मार रहे हैं। और अगर बोर कर रहे हैं पहाड़ के अंदर, तो जो उसके नीचे का जो, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया है, वो नीचे का जो पानी है वो सारे पानी सूख रहे हैं, उनका कृषि हॉर्टिकल्चर से, तो ये सोशल टेंशन बढ़ने वाली है। तो इसलिए वो रिक्लेम करना स्पेसेस मुझे लगता है बहुत जरूरी है, खासकर राज्य की योजना में। अब इसके लिए क्या प्रोसेस होंगे, कैसे करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा और डिस्कशन की जरूरत है इसमें। लेकिन अभी सिर्फ ये तय करना कि हमने सरकार चुन दी और वो अब करेगी, वो
क्योंकि सरकारें बाय लार्ज आज स्टेट को देखते हैं उसके इकोनॉमिक पोटेंशियल से, वो देखते हैं कितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, तो वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हम इसको बोलते हैं, उससे बाहर नहीं है। जबकि पहाड़ के राज्य इकोनॉमिकली आप डिटर्मिनिस्ट वैल्यू से नहीं देख सकते। मतलब अगर आप इथनोग्राफिकली भी देखेंगे तो यहाँ खश आए करीब 3,500-4 हजार साल पहले, और फिर यहाँ पर कोल हुए, नाग हुए, फिर राजपूत आए 600-700 साल पहले, तो फिर गोरे आए जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पर यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट देखा पहाड़ों का। यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट होता है कि पहाड़ को उन्होंने यूटिलिटी के हिसाब से देखा कि लूट लो, इसलिए वो रेलवेज लाए। बहुत लोग बोलते हैं वो रेलवेज इसलिए लाया, अब आप हम लाहौल में ले जाना चाह रहे हो, क्या मतलब है यार? वो शिमला इसलिए नहीं लाया कि वो मतलब ऑफ कोर्स उनकी टूरिज्म था, लेकिन वो पूरा टिम्बर यहाँ से ले जाते थे। जितने फॉरेस्ट बनाए, बेस्ट नेवी उनकी दुनिया में थी, तो इसलिए उसको लकड़ी चाहिए थी, उसको कोल चाहिए था। उस वक्त कोल जो है आपका वुड कोल होता था। तो वो यूटिलिटी से उन्होंने पहाड़ों का नाश किया। हम बोलते हैं बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये तो ग्रासलैंड थे हमारे, ये रिज है, रिज क्या ग्रासलैंड था। तो हमारी दोनों अगर शिमला में आप देखेंगे जो ठकुराइयां हैं, जुनगा उधर है और जुनगा इधर है और कोटी इस तरफ है, तो इन्होंने कभी यहाँ नहीं बनाई। तो वो यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए था आजादी के बाद। अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा रहा, और आज भी हम पहाड़ों को देखते हैं सिर्फ एक वस्तु के रूप में। ऐसे नहीं चल सकते पहाड़। तो पहाड़ को बचाने के लिए सिर्फ पहाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं है, प्लेन की भी जिम्मेदारी है। हम बचेंगे तो प्लेन भी बचेंगे, नहीं तो वो भी तबाह हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो नई कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, बिना लोगों को अधिकार मिले, उनको एम्पावर किए, ये नहीं हो सकता है। तो ये मेरा एक मैसेज आप समझ सकते हैं कि अपनी ताकत को समझो, और जिस तरह किन्नौर में बोल रहे हैं नो मीन्स नो, या फिर यस मीन्स यस, कहाँ पर वो अपनी ताकत को समझो। नहीं तो हम बहुत तबाही के एक ऑलरेडी फेज में घुस चुके हैं। क्लाइमेट साइंस एक है, वो दिखा रही है। हमारी अडेप्टेबिलिटी हमने देख ली कितनी पुअर है, कैसे हमारे मतलब लोगों की जाने गई हैं, एसेट्स हुए हैं। ये सस्टेनेबल टिकाऊ नहीं है। ऑब्वियसली सर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस इज़ हाई टाइम कि हमें क्लाइमेट चेंज के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, वो बहुत गंभीर समस्या है और इसे समझने की ज़रूरत है हर एक इंडिविजुअल को। सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, हम बहुत बहुत आभारी हैं और थैंक यू सो मच। श्रोताओं, ये थे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर टिकेंद्र सिंह पंवर, जो कि फॉर्मर डिप्टी मेयर शिमला एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, और काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज पर इनके शोध पत्र छपते रहते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये लोगों से साझा करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप भी क्लाइमेट चेंज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको समझेंगे, और साथ ही साथ बने रहिए रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। फिलहाल जाते जाते प्ले कर रही हूँ आपके लिए म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियाँ हम देते रहेंगे, और साथ ही साथ बने रहें रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। चेता मेरी चेला तारणा कफल पाको चेता